एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। और ये टॉपिक सर लास्ट टाइम जो है वो कोर्स में डला है, एक्सपेक्टेड था लास्ट टाइम उस पर एक सवाल है, नहीं आया। आई कैप ने जो है वो ओवर एलोकेशन का पुराना तरीका टेस्ट किया। मेरे हिसाब से इस नंबर है, इस पे एटलीस्ट 10 नंबर का सवाल कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट भी पक्के करने, अच्छे करने, और एट द सेम टाइम इस पे डिसेंट प्रैक्टिस भी करनी है। कम से कम 7-8 सवाल आप इस पे करने हैं, सवाल लगभग एक ही जैसे होते हैं इसके, ठीक है। आइए जरा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश, को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसकी बेस समझाऊंगा, फिर मैं इस पे से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस कराने के बाद आगे मैं बेस पे दोबारा, क्योंकि ये बेस जब तक नंबर से ज्यादा आप सवाल नहीं देखोगे ना, ये हवा में रहेगी, ठीक है। बेस है कैसा? ये कहते हैं भैया हमारे पास एक तरीका है ओवरहेड्स एलोकेट करने का, जो हमने ओवरहेड्स के चक्कर में पढ़ा। वो तरीका क्या था कि आप सारे ओवरहेड्स लें, आप कंपनी में आइडेंटिफाई कर लें डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स, सारे ओवरहेड लें, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट, फिर हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक ओआर निकाल लें। ये तरीका हमने पूरे ओवरहेड के चक्कर में यूज किया जा रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? ये कहती है भैया बस एक काम आप डिफरेंट करो, आप बजट डिपार्टमेंट्स को ओवरहेड एलोकेट करने के आप वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर लो जिसकी वजह से ओवरहेड इनकर हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने ओवरहेड्स की डिटेल निकालूं, मुझे पता चला कि हमारे ओवरहेड्स में एक इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, क्यों यूज होता है? सो असल में जब मशीनों की ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग होती है ना, तो उसमें ये डीजल पेट्रोल यूज होता है, ये केमिकल यूज होते हैं, तो है तो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, लेकिन इसलिए इनकर होती है कि हमने मशीनों को क्या करना होता है, हमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना। क्यों ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हो? कब करते हो? उसके जब प्रोडक्ट का पूरा बैच तैयार हो जाता है, बैच जब कंप्लीट हो जाता है, मशीन बंद करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, फिर अगला बैच चलाते हैं उसमें, फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर मशीन बंद करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं। अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल इनकर होने का रीजन क्या है? पता है? पता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनकर होने का रीजन क्या है? सेटअप। सेटअप का मतलब जितने ज्यादा सेटअप्स लगेंगे, सेटअप का मतलब सर जितने ज्यादा बैचेस प्रोड्यूस होंगे उतनी दफा मशीन साफ होगी। अब मैंने एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली कि जी जब जब सेटअप होगा इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होगा। बजाय इनडायरेक्ट मटेरियल को मैं डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करूं, मैं यूं ये ऐसे क्यों ना कर लूं कि इनडायरेक्ट मटेरियल को मैं एक एक्टिविटी से लिंक कर दूं। वो एक्टिविटी है जी सेटअप। अब करूं ये कि सर जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेटअप्स लगे उसको वो कॉस्ट एलोकेट करूं, इंस्टेड कि मैं इसको डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करूं। हर डिपार्टमेंट का एक इनडायरेक्ट मटेरियल हो, फिर हर एक डिपार्टमेंट का एक ओआर निकले। नहीं 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 सर, एक काम करता हूं, हर एक ओवरहेड को पिक करता हूं, सोचता हूं कि किन एक्टिविटीज की वजह से ओवरहेड इनकर हो रहा है, फिर उन एक्टिविटीज की जो कॉस्ट टोटल है वो उठा के मैं सारे प्रोडक्ट्स को एक रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट कर दूं। यानी बजाय कॉस्ट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करने के हम वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे जिसको कॉस्ट असाइन होनी चाहिए। इसी तरह छोटी सी एग्जांपल में तो मैं और देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारा वेयरहाउस है, वेयरहाउस का रेंट है, ओवरहेड्स है। वेयरहाउस में स्टोर कीपर की सैलरी है, ओवरहेड्स है। सर वेयरहाउस के अंदर मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट है, ओवरहेड्स है, ठीक है जी। सर वेयरहाउस की इलेक्ट्रिसिटी, वेयरहाउस का सारा मामला, सारा ओवरहेड है, ठीक है जी। अब बताएं सारा ओवरहेड पहले डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करते थे, फिर हम प्रोडक्ट्स को एलोकेट करते थे। व्हाट इफ के मैं काम करें भाई, वेयरहाउस बनाने का रीजन क्या है? भाई ये रीजन है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी में बनना, उनको मटेरियल चाहिए होता है, वो बार-बार आके मटेरियल मांगते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है जो जितने ज्यादा दफा मटेरियल आके मांग रहा है वो उतनी ज्यादा कॉस्ट इनकर करने का बायस बनने, क्योंकि बार-बार मटेरियल को हैंडल करना पड़ा, निकालो रखो, निकालो रखो। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा रिक्विजिशंस आए उनको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर दो। इसका मतलब है मटेरियल ऑर्डर करना एक एक्टिविटी है। आप बार-बार वेयरहाउस से मटेरियल ऑर्डर करो, उसकी वजह से सर वेयरहाउस की अच्छी खासी कॉस्ट इनकर होगी। तो हम करेंगे ये, क्या ओवरहेड्स उठाएंगे, एनालाइज करेंगे कि किस एक्टिविटी की वजह से इनकर हो रहा है, उस एक्टिविटी को वो ओवरहेड असाइन कर देंगे बजाय डिपार्टमेंट को असाइन करने के, और फिर एक हर एक्टिविटी का एक ओआर निकालेंगे। डन। सारी ओवरहेड कॉस्ट लो, एक्टिविटीज को असाइन करो, हर एक एक्टिविटी का एक ओआर निकालो, ठीक है। बजाय कि आप सारा ओवरहेड लो, डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करो और हर एक डिपार्टमेंट का ओआर निकालो। यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपने डिपार्टमेंट्स की जगह कॉस्ट एक्टिविटीज को एलोकेट करनी। ये एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है प्रैक्टिकली। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको एक्टिविटीज दी हुई होगी, ओवरहेड्स दिया हुआ होगा, या तो मुश्किल करेगा, वो कहेगा ये लो इस एक्टिविटीज को एलोकेट करो, फिर हर एक एक्टिविटी का एक ओआर निकालो। शरीफ एग्जामिनर होगा, अच्छा एग्जामिनर होगा, तो वो ऑलरेडी ओवरहेड की कॉस्ट एक्टिविटीज को एलोकेट करके देगा और आपसे कहेगा कि सबका एक ओआर निकालो और प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करो। तो सर समरी हमारे पास ये आई कि अगर मैं ओवरहेड्स की कॉस्ट दूं, डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करूं, हर डिपार्टमेंट का एक ओआर निकालूं, तो मैं ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर ओवरहेड एलोकेट करूं। मैं सर ओवरहेड्स की कॉस्ट दूं और ढूंढूं ये किस एक्टिविटी की वजह से, किस हरकत की वजह से इनकर हो रहा है, और उस हरकत को, उस एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन करूं और हर एक एक्टिविटी का एक ओआर निकालूं, और फिर ओआर निकालने के बाद हर उस एक्टिविटी का जिसका ओआर निकला है सर उसकी कॉस्ट उठा के मैं प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दूं। ये मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। आइए जरा सर एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे इलस्ट्रेशन करें। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ताकि फिर हम जो है वो थ्योरी को कनेक्ट कर सकें कि हम जो है वो ऊपर जो थ्योरी में बात कर रहे थे कि कॉस्ट एक्टिविटीज को एलोकेट होती है, देन फिर हर एक एक्टिविटी का ओआर होता है। आए जरा उसको प्रैक्टिकली देखें कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस पे काम करती है, ठीक है। ये कह रही जी जमरुद लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 3 एक्टिविटीज, खुद आइडेंटिफाई करके दे दी उसने, ठीक है, रिस्पांसिबल फॉर ओवरहेड्स कॉस्ट। एग्जामिनर ने आपको 3 एक्टिविटीज ऑलरेडी निकाल के दे दी है और बता दिया है कि भाई ये 3 एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड की कॉस्ट का बायस बनती है, ठीक है। अच्छा, फिर इन 3 एक्टिविटीज में है क्या? एक तो है प्रोडक्शन सेटअप, एक है क्वालिटी एश्योरेंस, एक है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोडक्शन सेटअप का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरा प्रोडक्ट ये है, ठीक है, ये कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसके बनने 10,000 यूनिट्स। इन 10,000 यूनिट्स में हम क्या करेंगे, 250 का एक बैच सर मशीन पे डालेंगे, ठीक है। जब ये 250 यूनिट्स प्रोड्यूस होकर कंप्लीट होकर साइड पे गिर जाएंगे, तो फिर हम करेंगे ये इस मशीन की ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करेंगे, इस मशीन की रीअलाइनमेंट करेंगे, रीकेबलिंग करेंगे, छोटे छोटे प्रोसीजर चेंज करेंगे, फिर हम जो है ना वो दोबारा इस पे 250 यूनिट्स चलाएंगे। इसी तरह सर जो मेरे पास प्रोडक्ट बी है उसके एक बैच का साइज 500, ये 500 करके प्रोड्यूस होगा। तो सर हर दफा जो भी प्रोडक्ट का बैच कंप्लीट होगा हमें मशीनों को रीअलाइन करना पड़ेगा, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना पड़ेगी, रीवायरिंग करना पड़ेगी। ये सारे खर्चे आएंगे सर पूरे साल में 6,52,700। खुद मुझे बताओ, इस प्रोडक्शन सेटअप की एक्टिविटी के चक्कर में बहुत सारी छोटी छोटी कॉस्ट इनकर हो रही होगी, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, रीअलाइनमेंट, छोटे छोटे पुर्जे चेंज हो रहे होंगे, स्टोर चेंज हो रहे होंगे। इस सारे खर्चों को हम एक नाम दे दें, किस वजह से इनकर हो रही है? सेटअप लगने की वजह से, ठीक है जी। बार बार जो है वो सेटअप लगता है, यानी सर मशीन से एक बैच प्रोड्यूस होता है, हम सारे काम करते हैं, एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर देंगे। दूसरी एक्टिविटी क्वालिटी इश्यूज,
सर जब भी हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है हम उसको उठाते हैं, देखते हैं भाई आगे भेजने लायक है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हम लगाते हैं उसको। इस चेक्स में कई सारी चीजें होती हैं, उठा के हम सर इसको टेस्ट रन करते हैं, सर हमारा मजदूर उठा के इसको उठा के जो है वो चेक करते हैं कि सर ये आया इस लायक है कि इसको हम आगे भेजें, ठीक है जी। डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है, जितनी टेस्टिंग हो रही होती है इसमें एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मशीन भी इन्वॉल्व हो रही होती है। हमने कहा यार ये एक एक्टिविटी है, क्या नाम है इसका, क्वालिटी कंट्रोल। अब बताएं इस क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जितने भी खर्चे आ रहे हैं ओवरहेड्स, उसको हमने एक नाम दे दिया क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर सर मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, 100 रुपए का मटेरियल लिया, हमने रिक्शे में डाला, हम सर ले आए अपने पास ऑफिस, या अपने वेयर हाउस में निकाला, उसको टेस्ट किया कि भाई मटेरियल सही है नहीं, चेक किया, चेक करने के बाद हमने रैक्स में लगा दिया, रैक्स में लगाने के बाद उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली, सर वेयर हाउस का रेंट है, सर मिसाल के तौर पर जो स्टोर कीपर है वो बैठा हुआ है, स्टोर कीपर हमें एक से ज्यादा चाहिए, 3-4 चाहिए, क्यों, कुछ प्रोडक्शन इनको बार बार मटेरियल आ रहा है, भाई बार बार मटेरियल मांग रहे हो प्रोडक्ट्स। तो मुझे एक बात बताएं कि जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है सिवाय मटेरियल परचेज करके गोडाउन तक लाने की, वो कॉस्ट मटेरियल में चली जाती है, मटेरियल परचेज करने की कॉस्ट और गोडाउन तक लाने की कॉस्ट मटेरियल में चली जाती है। लेकिन फिर उसके बाद गोडाउन के अंदर लाके उसकी हैंडलिंग करना, उसको जगह जगह पे रखना, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करना, और जब सर कस्टमर मांगे, यानी सर जो हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्रोडक्ट ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए, डी को भी चाहिए, वो मटेरियल बार बार निकालना, और सर वो मटेरियल इशू करना जॉब्स को, वो मटेरियल इशू करना प्रोडक्ट्स को। आपको नहीं लगता सर ये सारे काम मटेरियल प्रोक्योरमेंट की वजह से? अब मुझे बताएं प्रोडक्ट्स को किस तरह एलोकेट होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जितनी दफा वेयर हाउस को उंगली की है, बार बार वो वेयर हाउस आया है, जितनी दफा वो वेयर हाउस में रिक्वेजिशन लेकर आया सर प्रोडक्ट्स को, उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। बताएं इस एक एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट कवर होगी। इसी एक एक्टिविटी के अंदर सर मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट आ गई, इसी एक एक्टिविटी के अंदर वेयर हाउस के रेंट तक आ गया, इसी एक एक्टिविटी में जो स्टोर कीपर इतने ज्यादा आप लोगों ने रखी उसकी सैलरी ला गई, आपको नहीं लगता उसकी सैलरी ला गई, आपको नहीं लगता सारे ओवरहेड्स हमने उठा के डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट कर दी। अब इस एक्टिविटीज का बेनिफिट जिस प्रोडक्ट में जितना लिया हम उसको जो कॉस्ट एलोकेट करें। आए जरा जनाब, प्रोडक्शन सेटअप की बेसिस क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे प्रोडक्ट्स को एलोकेट करनी, ठीक है जी। क्वालिटी एश्योरेंस, सर जितने यूनिट्स क्वालिटी के लिए टेस्ट हुए सबको सब उसकी बेसिस पे आप प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट कर दें। सर मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जितनी रिक्वेजिशन जिस प्रोडक्ट ने रेज की है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट कर दें, ऐसा। अब आए जरा सर हम ये तीन खर्चे इन 4 प्रोडक्ट्स को, कंपनी की 4 प्रोडक्ट्स हैं, इन 4 प्रोडक्ट्स को एलोकेट करते हैं। आए जरा देखिए सबसे पहले सर मैं बना रहा हूं एलोकेशन बेसिस। सर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स के ओवरहेड्स मैंने एलोकेट करने ए, सर मेरे पास बी, सर मेरे पास सी और मेरे पास सर डी। 4 प्रोडक्ट्स हो गए सर, और इन चारों का सर मेरे पास एक टोटल आ रहा होगा। मेरे बच्चों मैं ओवरहेड एलोकेट कर रहा हूं। सबसे पहली कॉस्ट मेरे पास कौन सी है सर, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट है कितनी सर, टोटल कितनी कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट? सर टोटल कॉस्ट है मेरे पास मेरे बच्चों 6,52,700, ठीक है, 6,52,700 मेरे पास टोटल कॉस्ट है, मैं ले लूं 6,52,700। अब मैंने इन चारों को एलोकेट कर किस बेसिस, सेटअप्स के बेसिस पे। तो हमें काम कर रहे हैं, हम नीचे एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर रहे हैं, ऑल डी बेसिस, ठीक है जी, कॉस्ट ड्राइवर्स या बेसिस। कॉस्ट ड्राइवर सर मेरे पास प्रोडक्ट्स कौन से, ए, सर बी, सर सी और सर डी। सर इन सारों के यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, यूनिट्स हैं मेरे पास सर कितने कितने, 10, 7.5, 5 और 8। सर 10, 7.5, सर 5 और सर 8, ठीक है जी। सर मेरे पास हर एक का बैच साइज कितना है, बैच साइज का मतलब एक बैच में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं सर। सर एक बैच में 250, 500, 100 और 40, 250, 500, सर 100 और 40। नंबर ऑफ बैचेस बताओगे कितने, नंबर ऑफ बैचेस बताओगे कितने सर। इसके नंबर ऑफ बैचेस हैं या नंबर ऑफ सेटअप्स हैं सर 40। जितने बैचेस उतने सेटअप्स 40, इसके सिर्फ 15। सर मेरे पास 50 और 200, 50 और 200। सर मेरे पास जो टोटल बैचेस बन रहे हैं, टोटल बैचेस या टोटल सेटअप्स, टोटल दफा जो सेटअप्स लगे वो लगे सर 305। अब इस 305 की बेसिस पे सर मुझे ये सारी कॉस्ट एलोकेट करनी है 6,52,700 किस रेशियो में सर इस रेशियो में मुझे प्रोडक्ट्स को एलोकेट करनी है। अगर मैं इस रेशियो में प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करने जाऊं, कैलकुलेटर आपके पास है सर, आप आराम से इन चारों पे कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। तो किस बेस पे एलोकेट होगा सर, मुझे बताया इन चारों में, ये चारों इस रेशियो में कॉस्ट को एलोकेट करें कितना आ रहा है सर मेरे पास ये आ रहा है अराउंड 85,600। सर मेरे पास ये आ रहा है जनाब 32,100। सर मेरे पास ये आ रहा है अराउंड 1,07,000। सर ये मेरे पास आ रहा है कुछ 4,28,000। इतना बड़ा अमाउंट इसको एलोकेट हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा बैचेस इसी के, ठीक है जी। तो सर मैंने क्या किया, मैंने सारी कॉस्ट एलोकेट कर दी, सेटअप कॉस्ट एलोकेट कर दी तीनों प्रोडक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स एंड नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है। उसी तरह जिस तरह आप ओवरहेड एलोकेट करते थे, यहां सारी कॉस्ट एक्टिविटीज में दी होगी, बेसिस दिया होगा, आपने बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट कर दी। सेटअप कॉस्ट हो गया एलोकेट सर। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट, सर क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट कितने मेरे बच्चों की क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट, सर ये मेरे पास 559,300, 559,300। अब देखो इसको किस बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए, दिया हुआ है जितने यूनिट सारे प्रोडक्ट के टेस्ट हुए सर, क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट हुए, उनको आप उसकी बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट कर दें। अच्छा क्या सारे यूनिट टेस्ट हुए 10, 7.5, 5 और नहीं सर, कह रहे भाई प्रोडक्ट ए के 40% यूनिट लॉस के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट हुए, इसके 20% सैंपल बेसिस पे हम क्वालिटी टेस्टिंग करते होंगे, इसके 80% और इसके 30%। तो काम कर सकते हैं 10,000 इंटू 40, मैं काम कर सकता हूँ सर, मैं यहाँ निकाल सकता हूँ यूनिट्स टेस्टेड कितने भैया, सर मेरे पास 10,000 इंटू 40% कितना जी सर 4,000 यूनिट लॉस के लिए टेस्ट हुई, 4,000। फिर इसी तरह सर मेरे पास 7,500 यूनिट कितने परसेंट जी 20 और अगले का 80, ये हो गया सर कितना जी 1,500। इसके सर 4,000 यूनिट टेस्ट हुए लॉस के लिए, 5,000 इंटू 80%, और इसके सर मेरे पास 8,000 इंटू 30%, 2,400 यूनिट लॉस के लिए टेस्ट हुए। तो सर टोटल यूनिट जो लॉस के लिए टेस्ट हुए क्वालिटी कंट्रोल से गुजरे वो बनते हैं सर कोई 11,900 यूनिट्स। इस बेसिस पे आपने ये जो 5
59 की कॉस्ट है, आपने एलोकेट करने का, मैं एलोकेट करूँ उसको सर, तो मेरे पास तकरीबन 1 यूनिट के 47 रुपीस बनते हैं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 47 बनते हैं। अब एक काम करें, इन सब में एलोकेट करते हैं 4000, 1500, 4024 के रेशियो में। तो क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट अगर एलोकेट करने जाओ तो सर ये एलोकेट होगी 188,000। सर ये आ रहा है जनाब 17,500। सर इसमें आ रहा है जनाब कोई 1,88,000, क्योंकि दोनों के यूनिट्स बराबर होंगे, बिल्कुल सही सर। सर यहाँ आ रहा है मेरे पास 1,12,000 और ये सब मिला के सर 559,300। सर मेरे पास क्वालिटी एश्योरेंस की कॉस्ट, एक्टिविटी की क्वालिटी एश्योरेंस करना, क्वालिटी एश्योर करना एक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट 559,300 मैंने 4 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है भैया मटेरियल प्रोक्योरमेंट 3,29,705। सर मटेरियल प्रोक्योरमेंट 3,29,705। ये मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज। रिक्विजिशन का मतलब समझते हो, मुझे मटेरियल चाहिए, मैं एक रसीद पे लिखूं, मुझे इतना का मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट ए बनाने के, और मैं ले जाऊं वेयरहाउस। वेयरहाउस ने मटेरियल निकाल के दिया, उठा मटेरियल निकाला, जमा करके मुझे दे दिया, ये रिक्विजिशन मेरे पास, ठीक है जी। फिर थोड़ी देर बाद में एक और रिक्विजिशन लेके गया, थोड़ी देर बाद एक और रिक्विजिशन लेके गया। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जिनमें मटेरियल एक साथ चला जाता हो, उनकी रिक्विजिशन कम होगी। कुछ ऐसे हो जिसमें बार-बार वेयरहाउस पूरी कर रहे हो, मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए, ऐसा है। तो जिसके जितने ज्यादा रिक्विजिशन है उसको उतनी ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। रिक्विजिशन है कितनी, वो कह रहे जी पर बैच रिक्विजिशन है 2, 5, 1 और शरिया 5 पर बैच। हाँ पर बैच। सर इसके नंबर ऑफ बैचेस कितने, सर इसके नंबर ऑफ बैचेस है 40। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरे पास एक कैलकुलेशन तो हो गई थी सर नंबर ऑफ सेटअप्स की, दूसरी टेस्टिंग ऑफ यूनिट्स की, तीसरा सर रिक्विजिशंस। भैया इसके नंबर ऑफ बैचेस कितने, 40। हर बैच के लिए ये कह रहे हैं हमें 2 रिक्विजिशन रेज करनी पड़ती है सर, हर बैच को प्रोड्यूस करने के लिए। सी सर यहाँ पर हर बैच के लिए 5 रिक्विजिशन रेज करनी, 5 तो सर 75, 15 इंटू 5, ठीक है जी। फिर सर यहाँ 50 बैचेस है सर, ये कह रहे हैं एक रिक्विजिशन सर 50, और इधर अशारिया 200 सर बैचेस है, तो 0.5 के हिसाब से सर कितने 100 रिक्विजिशन हैं, 0.5 है ना, हाँ सर 100 रिक्विजिशन। मेरे पास सर बताएं नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितनी है सर, नंबर ऑफ रिक्विजिशन भी को इंसिडेंटली 305 आ रही है। तो सर मुझे इस कॉस्ट को भी इस रेशियो में एलोकेट करना है, तीनों प्रोडक्ट्स इस रेशियो, ठीक है जी। ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट अगर मैं एलोकेट करने जाऊं तो सर मेरे पास ये कॉस्ट एलोकेट हो रही है इस रेशियो में 86,480। सर इसी रेशियो में मुझे कॉस्ट मिल रही है सर कोई 81,075, ठीक है जी। फिर मेरे पास है सर 54,052, फिर है मेरे पास सर 108,100। सर ये आ गया मेरे पास सारी की सारी कॉस्ट एलोकेट हो गई। अब अगर मैं आपको कहूं कि सर एलोकेटेड कॉस्ट हर प्रोडक्ट की बता देंगे कितनी कितनी है, तो सर अभी हम देख लेते हैं। सर मेरे पास सारी कॉस्ट एक्टिविटीज में एलोकेटेड ऑलरेडी दी हुई थी, मैंने उठा के उनको प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर दी। सर इसकी कॉस्ट बन रही है 3,60,080 रुपए। सर इसकी ओवरहेड कॉस्ट बन रही है अराउंड कोई 183,675। सर मेरे पास इसकी कॉस्ट बन रही है 349,050। सर मेरे पास इसकी कॉस्ट बन रही है अराउंड 648,900। ये मैंने सर सारी ओवरहेड्स की कॉस्ट जो एक्टिविटीज को एलोकेट की थी प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दी। अब मुझे चाहिए सर ओवरहेड्स पर यूनिट, यानी पर यूनिट मुझे ओआर चाहिए। कैसे निकालूं सर, सर इस ओवरहेड को कितने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, कितने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो सर आपके पास ओआर आ जाएगा 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास सर 36.080। सर ये आ जाएगा मेरे पास 24.49। सर अगर मैं इसको उठा के ऑल द वे इससे डिवाइड करूं, ऐसा सर अगर मैं इसको उठा के इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सर यहाँ ओआर आ जाएगा अराउंड 69.81, और सर इस प्रोडक्ट का ओआर मेरे पास पर यूनिट होगा अराउंड 81.11। सर हमने अपनी सारी कॉस्ट प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दी सर एक्टिविटीज के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू हमने प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दी। अब एक काम करते हैं सर, अब आए जरा ऊपर पड़े, मुझे बताएं पहली एक्टिविटी कौन सी, सेटअप कॉस्ट। इसका ड्राइवर क्या था, किस बेसिस पे आपने कॉस्ट एलोकेट की, नंबर ऑफ सेटअप्स, हर एक एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर। दूसरी एक्टिविटी क्या थी, क्वालिटी एश्योरेंस। फिर इसका ड्राइवर क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स टेस्टेड। सर फिर हमारे पास मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये हमारे पास एक एक्टिविटी, मटेरियल खरीदने में कई सारी कॉस्ट लगी होगी सर, उन सारों को एलोकेट करना है नंबर ऑफ रिक्विजिशंस के बेसिस पे। तो अब आओ जरा मुझे बताओ, ये कह रहे जनाब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक for the allocation of overheads, ऐसा है, yes sir, by finding out relevant activities, वो सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, सेटअप, क्वालिटी एश्योरेंस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये एक्टिविटीज थी, ठीक है जी, एग्जाम में आपको दी भी होगी, ठीक है। फिर सर व्हिच हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सर इसकी वजह से ओवरहेड इनकम होगा, इसकी वजह से ओवरहेड इनकम होगा, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप है इनका कॉस्ट के साथ कि जब ये एक्टिविटीज होती है तो ओवरहेड इनकम होता है, ठीक है। अब सर आपने सर ये ओवरहेड उठाने और एलोकेट करना है कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ के। सर मेरे पास सेटअप कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए ड्राइवर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सेटअप्स। सर मेरे पास क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट एलोकेट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड। सर मेरे पास मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सा ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर का मतलब किस बेसिस पे आप इसको एलोकेट करो। सर मेरे पास नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, ठीक है जी, आप कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स तक, कस्टमर्स तक, सर्विसेज तक, डन। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या करते थे, ओवरहेड डिपार्टमेंट को एलोकेट करते थे, फिर हर एक डिपार्टमेंट का एक ओआर निकालते थे और फिर सर उस ओआर के बेसिस पे ओवरहेड प्रोडक्ट को एलोकेट करते थे, ठीक है जी। यहां हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ओवरहेड्स, फिर कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे, इस बेसिस पे एलोकेट करना है। सर फिर ओआर निकालेंगे हर एक एक्टिविटी का, जैसे आपने यहां ओआर निकाला हर एक एक्टिविटी का। मिसाल के तौर पर सर आपके पास नंबर ऑफ सेटअप से कितने 305, आपके पास 6,52,000 की कॉस्ट थी, तो अगर 6,52,000 की कॉस्ट को 305 से डिवाइड करूं तो बताएं मेरे पास ओआर पर सेटअप कितना आता है, 6,52,700 डिवाइडेड बाय 305। सर मेरे पास 2,140 रुपए का ओआर आता है पर बैच, पर बैच। सर 5,59,300 को मैंने डिवाइड किया किससे सर, 11,900 यूनिट से, सर 559,300 डिवाइडेड बाय 11,900। सर मेरे पास ओआर आया 47 पर यूनिट टेस्टेड। सर मैंने इसी तरह मटेरियल प्रोक्योरमेंट को उठाया और एलोकेट किया किस बेसिस पे सर, किस बेस पे एलोकेट किया सर, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस के बेसिस पे। तो मुझे बताएं मैंने नंबर ऑफ रिक्विजिशंस उसको डिवाइड किया 329,700 700 हो गए। सर मैंने इसको डिवाइड किया किससे, 305 नंबर ऑफ टेस्ट सर रिक्विजिशन से, 305 रिक्विजिशन से। तो सर मेरे पास
एक रिक्वेजिशन की कॉस्ट आई 108137 क्या है 705 है, जीरो नहीं है, ठीक है। क्या आया मेरे पास सर, कितना जी 101081 ना, ये मेरे पास आ गया सर एक सेटअप पे, सॉरी एक रिक्वेजिशन पे इतनी कॉस्ट एलोकेट होगी, इसकी बेसिस पे मैंने सारी कॉस्ट प्रोडक्ट्स को एलोकेट डन। याद रहेगा ये सर, ये हमारे पास सर पहला क्वेश्चन था जो हमने इस बेसिस पे सॉल्व किया। आए जरा सर हम एक एक करके अब सारे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सिंपल आपको एग्जाम में कॉस्ट दी होगी